हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मनीष कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू लेबर कोड जिसका कार्यान्वयन 21 नवंबर 2025 से हो गया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यह लेबर कोड 2020 में ही इंडियन पार्लियामेंट ने पारित कर दिया था। इस लेबर कोड के अंतर्गत 4 कोड निहित हैं। इनमें पहला है वेतन संबंधी कोड, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोड, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन संबंधी कोड और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। जिस तरह से लैंड मार्केट रिफॉर्म का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में है, उसी प्रकार से लेबर मार्केट रिफॉर्म की भी महत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था में है। इस लेबर कोड के द्वारा लेबर मार्केट में सुधार करने का प्रयास किया गया है और उम्मीद यह की जाती है कि इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। इस लेबर कोड ने अब तक जो 29 अलग अलग कानून थे उसको रिप्लेस किया है और इस तरह से लेबर मार्केट के रिलेशन को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कंप्लायंस बर्डन कम होगा, सोशल सिक्योरिटी का नेट जो है वह व्यापक होगा और इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हित भी ध्यान रखे गए हैं और साथ ही साथ फॉर्मलाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस लेबर कोड के द्वारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और साथ ही साथ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज अर्थात जो 4 साल 5 साल के टेन्योर में कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह ही व्यवहार किया जाना है। अर्थात परमानेंट एम्प्लॉयज और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इस तरह से यह लेबर कोड एक स्वागत योग्य कदम है लेबर मार्केट रिफॉर्म की जहां तक बात है और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पहला और अंतिम नहीं होगा। इसके बाद भी इस तरह के रिफॉर्म लेबर मार्केट में आते रहेंगे जो कि लेबर मार्केट को प्रोत्साहित करेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी कंट्रीब्यूशन को देने में। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी कोड के बारे में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पूर्व मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और अपना कमेंट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं वेतन संबंधी कोड के ऊपर। तो इसकी जो पहली विशेषता यह है कि वेतन को परिभाषित किया गया है, एम्प्लॉय को भी परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ जो न्यूनतम वेतन है उसको सभी के लिए लागू किया गया है, सभी तरह के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। इसमें किसी भी तरह का इंडस्ट्री, सेक्टर या जेंडर का भेदभाव नहीं किया गया है। पहले क्या होता था कि जो भी रूल बनाए जाते थे वह शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए ही होते थे और इसमें भी वे लोग ही आते थे जिनका वेतन 24,000 रुपए प्रति माह से कम है। अब नेशनल फ्लोर वेज तैयार किया गया है जो कि बेसलाइन वेज होगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सभी राज्य इसका अनुसरण करेंगे, नेशनल फ्लोर वेज का अनुसरण करेंगे। अब ये हम लोग जानते हैं कि वेतन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसमें आएगा बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस और इसी बेसिस पर कैलकुलेशन किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको देने के लिए। और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयज से लिया जाएगा वह उनके टोटल पे का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह भी प्रावधान किया गया है। और ओवर टाइम अगर किसी भी एम्प्लॉय को करना पड़ता है तो उसका जो मिनिमम ओवर टाइम रेट होगा वह उसके वेतन, एक दिन के वेतन का 2 गुना होगा। यह मिनिमम तय किया गया है और वर्किंग आवर को भी तय कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि काम करने का
समय प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तक होगा और इस 8 से 12 घंटे के बीच में जो विश्राम का समय है वह भी इसी में इंक्लूड रहेगा। लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई किसी भी वर्कर को एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। उसी प्रकार से समय सीमा भी वेतन देने के लिए निर्धारित की गई है। जो दैनिक मजदूर हैं उनको उनका वेतन जो है शिफ्ट खत्म होने के बाद, अर्थात उनका जब काम दिन का खत्म हो जाए तब उनको वेतन दिया जाना है। और जो लोग साप्ताहिक वेतन देते हैं उन्हें सप्ताह के अंत के पहले, अर्थात जब साप्ताहिक छुट्टी होती है उसके पहले कर्मचारियों को वेतन देने का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से जहाँ पर की पाक्षिक अर्थात फोर्टनाइटली पेमेंट किया जाता है कर्मचारियों को या वर्कर को, उनको 15 दिन से मतलब 2 दिन पहले, 15 दिन समाप्त होने के 2 दिन पहले ही उनको वेतन मिल जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने का काम एम्प्लॉयर का होगा। उसी प्रकार से जो मासिक वेतन जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन दे दिया जाना है। इसी प्रकार से वेज स्लिप या सैलरी स्लिप भी सभी एम्प्लॉयर को अपने सभी कर्मचारियों को देना मैंडेटरी कर दिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। और यह वेज स्लिप जो है वह वेतन देने के पहले या वेतन देने के समय हर एक एम्प्लॉय को मिल जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने का काम एम्प्लॉयर का होगा। वेज स्लिप देने से एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी एम्प्लॉयमेंट का वर्कर के पास रहेगा। साथ ही साथ उनको यह भी पता रहेगा कि उनके अलाउंसेस क्या हैं, डिडक्शंस कितने में हैं और उनका जो नेट पे है अर्थात घर टेक होम सैलरी क्या है वह भी उनको, उसके बारे में उनको पता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोड के ऊपर। सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोड में कुल 9 ऐसे कानून थे केंद्र सरकार के जिसको कि सोशल सिक्योरिटी कोड में समाहित किया गया है। और इस सोशल सिक्योरिटी कोड में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र के वर्कर को सम्मिलित किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहली बार इनको भी परिभाषित किया गया है। गिग वर्कर्स वैसे वर्कर होते हैं जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के बाहर काम करते हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी एक गिग वर्कर के ही तरह होते हैं, लेकिन वे लोग जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे कि उबर हो गया, ओला हो गया, स्विगी हो गई, ये जो हैं ये लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अंतर्गत आएंगे। और गिग वर्कर्स में जो लोग एक फिक्स टेन्योर के लिए काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, वे लोग आते हैं। फ्रीलांस जो काम करते हैं वे लोग इसमें आते, गिग वर्कर्स में आते हैं। अब गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी फंड्स का प्रावधान किया है। इसमें पूरी तरह से फंड या तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देगी और या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ भाग सोशल सिक्योरिटी फंड में देगी और कुछ भाग हो सकता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसमें लिया जाए। एग्रीगेटर्स या संग्राहक जो गिग वर्कर्स के हैं उनको भी 1 से 2% तक अपना जो है सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ेगा। जो उनका एनुअल टर्नओवर है उसका 1 से 2% सोशल सिक्योरिटी में वर्कर्स के एग्रीगेटर को देना पड़ेगा। हालांकि इसका कैप जो रखा गया, जो सीमा रखी गई है वो 5% रखी गई है। इसी प्रकार से फिक्स टर्म एम्प्लॉइज जिनको की छोटी अवधि के लिए रोजगार दिया जाता है वे लोग भी परमानेंट वर्कर के बराबर एट पार ला दिए गए हैं। अब 1 वर्ष के कंटिन्यूअस सर्विस के बाद जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हैं उनको भी ग्रेचुइटी डे होगा। पहले यह 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस का प्रावधान था, अब इसे घटा करके 1 साल के कंटिन्यूअस सर्विस पर भी ग्रेचुइटी एम्प्लॉयर को देना होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है वह
अब सभी इस्टेब्लिशमेंट, सभी संगठनों में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में इसको लागू कर दिया गया है, जहां की 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हों, और इसमें कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि अमुक इंडस्ट्री के लोग ही इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें सभी संगठन के लोग, जहां की 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हों, वहां पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट सुनिश्चित किया जाना है। उसी प्रकार से पैन इंडिया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवर अब लागू कर दिया गया है, जबकि इससे पहले अब तक क्या होता था कि कुछ नोटिफाइड एरिया में ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का कवरेज था। अब यह कवर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। यह अब ईएसआई का कवर जो है, अब ये मैंडेटरी हो गया है। अगर एक व्यक्ति भी कार्यरत है तो उस किसी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में या जोखिम वाले कार्य में, तो वह भी ईएसआई का हकदार होगा। अभी तक क्या था कि न्यूनतम 10 वर्कर होने चाहिए थे हैजार्डस वर्क करने के लिए, तभी ईएसआई लागू होता था। अब अगर एक भी एम्प्लॉय अगर इस तरह के ऑक्यूपेशन में संलग्न है तो उसे भी ईएसआई का बेनिफिट दिया जाना है। उसी तरह से प्लांटेशन ओनर्स भी अब ईएसआई को इच्छा के आधार पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता सोशल सिक्योरिटी की है, वह है कि एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि फीमेल एम्प्लॉय के जो पेरेंट्स इन लॉ हैं, उनको भी फैमिली के डेफिनेशन में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसमें कुछ इनकम का कैप निर्धारित किया गया है। फिर अंत में एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है, और इसके संबंध में सरकार को एक इंस्पेक्शन स्कीम की अधिसूचना जारी करनी है, जो कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शन या वेब आधारित इंस्पेक्शन की बात को सुनिश्चित करेगा, और इस संबंध में वह जो आवश्यक सूचना है वह उसको एकत्र करेगा। अब हम लोग बातचीत करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड या औद्योगिक संबंधी कोड के संबंध में क्या कहता है ये जो नया लेबर कोड आया है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो अभी विद्यमान 3 औद्योगिक कानून हैं उसको अपने में समाहित करता है, या उसका विलय इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में होता है। इसमें वर्कर्स को भाषित किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अप्रेंटिस कर रहा है उसको छोड़कर वो किसी भी तरह का रोजगार करता हो, वह वर्कर की कैटेगरी में आएगा, और यह कार्य मैनुअल हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, क्लरिकल हो सकता है, या सुपरवाइजरी हो सकता है, बशर्ते कि इस अपने कार्यों के बदले उसे किसी तरह का रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, रिवार्ड दिया जा रहा हो। अब सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, वर्किंग जर्नलिस्ट और जो लोग सुपरवाइजरी कैपेसिटी में कार्य कर रहे हैं वे भी वर्कर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनका वेतन 18,000 रुपए से कम हो। फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अर्थात निश्चित अवधि के रोजगार भी इसमें मान्यता दी गई है, इसमें कि लोगों को हायर छोटे कुछ वर्षों की समय सीमा के लिए किया जाता है, जिसका किसी उद्योग से संबंधित हो। हालांकि ट्रेड यूनियन ने इस तरह के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपत्ति जताई थी। इसी प्रकार से सरकारी अनुमति, संस्थानों को सरकारी अनुमति की जरूरत रिट्रेंचमेंट के लिए पड़ेगी, लेकिन अब इसकी जो सीमा जो है वह बढ़ा दी गई है। रिट्रेंचमेंट और क्लोजर, फैक्ट्री के रिट्रेंचमेंट अर्थात छंटनी और फैक्ट्री बंद करने के लिए, फैक्ट्री, माइंस या प्लांटेशन को बंद करने के लिए तो वर्कर्स की सीमा को 300 बढ़ा दिया है, जो कि अभी तक 100 था। इंडस्ट्री का यह कहना है कि यह इस तरह का प्रावधान जो है उनके लिए हायरिंग करने के में काफी लचीलापन लाने में मदद करेगा,
जबकि ट्रेड यूनियन का यह कहना है कि इससे हायरिंग और फायरिंग जो है, मतलब नियुक्ति और नौकरी से बाहर निकालना एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर लीगल स्ट्राइक को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित है, तो लीगल स्ट्राइक के लिए कंडीशंस लगाए गए हैं। अभी तक क्या होता है कि जो भी वर्कर पब्लिक यूटिलिटी में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो, नेचुरल गैस, टेलीफोन और इसी तरह के अन्य आवश्यक सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं, उनको स्ट्राइक करने के पहले 6 हफ्ते का नोटिस देना होगा या 14 दिन के अंदर उन्हें इस तरह का नोटिस देना पड़ेगा अगर वे स्ट्राइक करना चाहते हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि वर्कर्स स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं बिना 60 दिन के पहले नोटिस देने के पहले या 14 दिन के पहले इस तरह की सूचना देने के पहले। हड़ताल करने के परिभाषा को भी संशोधित किया गया है। अब इसमें अगर मास कैजुअल लीव भी अगर संस्थान में एम्प्लॉय लेते हैं और उनकी संख्या 50% से ज्यादा होती है किसी भी दिन, तो यह भी स्ट्राइक के अंदर काउंट किया जाना है। सरकार का यह कहना है कि यह प्रावधान इसलिए लाया गया है ताकि फ्लैश स्ट्राइक न किया जाए। ट्रेड यूनियन का यह कहना है कि यह प्रावधान उनके स्ट्राइक करने के अधिकार को सीमित करता है। फिर इंडस्ट्रियल कोड में नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल का भी प्रावधान किया गया है। यह इसके अंतर्गत एक ट्रेड यूनियन जिसका कि 51% मेंबरशिप है वर्कर्स का, तो वह एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन किसी एस्टैब्लिशमेंट में है, किसी संस्थान में है, तब तो नेगोशिएटिंग काउंसिल का जो गठन होगा उसमें यूनियन के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, इनके पास 20% वर्कर जो हैं उस यूनियन के सदस्य हैं और एक सीट प्रत्येक 20% पर यूनियन इस नेगोशिएटिंग काउंसिल में दी जाएगी। ट्रेड यूनियंस का यह कहना है कि इससे जो छोटे छोटे यूनियन हैं उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। ऑपरेशनल सेफ्टी और हेल्थ वर्किंग कंडीशंस से संबंधित कोड में 13 सेंट्रल लॉ का विलय किया गया है। सरकार का यह कहना है कि ऑपरेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड के तहत अप्लायंसेज को स्ट्रीमलाइनर में मदद मिलेगी, क्योंकि अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, कॉमन लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स के द्वारा कंप्लायंसेज की जा सकेगी। इस प्रकार से इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां की बिजली से कार्य होता है और वहां पर अगर वर्कर्स की संख्या 20 है तो उन्हें फैक्ट्री का लाइसेंस दिया जा सकता है। अब तक यह सीमा 10 वर्कर की थी। उसी प्रकार से जहां पर बिजली से कार्य नहीं होता है वहां पर फैक्ट्री को लाइसेंस लेने के लिए 40 वर्कर की अब आवश्यकता होगी। पहले यह वर्कर की सीमा 20 थी। उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट लेबर नॉर्म्स को अब अप्लाई किया जाना है कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, जहां पर 50 वर्कर्स को हायर किया जाता है। पहले यह 20 वर्कर जब कॉन्ट्रैक्टर हायर करता था तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर नॉर्म्स को अप्लाई किया जाता था। अब इसका जो इसकी सीमा 50 वर्कर कर दी गई है। उसी प्रकार से कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज में भी वो भी डिफाइन किया गया है और एम्प्लॉयर्स को यह फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोर एक्टिविटीज में भी हायर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। इसी प्रकार से कोड के अंतर्गत महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। अब तक 6 बजे सवेरे से पहले और 7 बजे शाम के बाद महिलाओं को कार्य करने की छूट नहीं थी, लेकिन अब यह महिलाएं भी अब 6 बजे के पहले और 6 बजे सवेरे के पहले और 7 बजे शाम के बाद भी कार्य कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी स्वीकृति और उनकी सेफ्टी का प्रावधान
आवश्यक होगा। इसी प्रकार से इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया है। अब यह कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय किए जाएंगे डायरेक्टली सीधे तौर पर, और वे भी अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। अब तक ये होता था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता था। उसी तरह से अब यह मैंडेटरी है, अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी वर्कर्स अपॉइंट किए जाएंगे सभी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है। एम्प्लॉयर्स को यह मैंडेटरी कर दिया है कि वे अपॉइंटमेंट लेटर प्रत्येक एम्प्लॉय को दें। इसके पहले कानून ने साफ तौर पर नहीं कहा था कि अपॉइंटमेंट लेटर लोगों अपने एम्प्लॉय को देना है, खास करके जो कैजुअल वर्कर हैं, लेकिन अब यह मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा उसमें एम्प्लॉय के डिटेल होंगे, उसका डिजिग्नेशन होगा, कैटेगरी होगी, उनका वेतन होगा, और साथ ही साथ जो सोशल सिक्योरिटी के डिटेल्स हैं वे भी इस फॉर्म में होंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक एम्प्लॉयर को यह सुनिश्चित करना है कि प्रति वर्ष अपने एम्प्लॉयज का मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। सभी हर एक फैक्ट्री जहाँ की 500 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं और वैसे कर रहे हों, या वैसे नियोक्ता एम्प्लॉयर जहाँ की 250 या उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हों, और वैसे माइनिंग एम्प्लॉयर्स जहाँ की 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर कार्य कर रहे हों, तो उनको एक सेफ्टी कमेटी का गठन करना है जिसमें कि एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी इस बार का जो नया लेबर कोड आया है वह काफ़ी विस्तृत है और इसको बहुत ही लचीला बनाया गया है। और अब यह देखना है कि इसके कार्यान्वयन के बाद इसमें किस तरह की कमियां या किस तरह के पॉजिटिव दिखाई देते हैं कार्यान्वयन के बाद, यह तो बाद में पता चलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।